तो तुम्हारा स्वागत है अजीन के थर्ड पार्ट में। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 31 से 50 तक, यानी कि पीस चैप्टर्स। और ये पार्ट 1 और 2 से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और इस पार्ट में तुम्हें दिखेगा कि सातो का कैरेक्टर कितना खतरनाक है। मैं सच बताना चाहूंगा, मैंने इतना ब्रूटल और साइको कैरेक्टर पहली बार देखा है। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में सातो और के की लड़ाई होती है और के वहां से जैसे तैसे बचकर निकल जाता है। फिर उसके बाद सातो प्लान बनाता है गवर्नमेंट से लड़कर डेमी ह्यूमंस के लिए राइट पाने के लिए। और फिर उसके लिए वो जाकर एक प्लेन को हाईजैक करके उसे बीच शहर में क्रैश कर देता है। और उसके बाद वो गवर्नमेंट के कमांडोज को जॉन विक बन के मारता है और दुनिया को अपना खौफ दिखाता है। अब इसके बाद उसने अपनी दूसरी वेव की भी तैयारी कर दी है, जिसमें वो गवर्नमेंट के लोगों को एक एक करके मार रहा है। और इसके बाद अब के तोसाकी के साथ मिलकर सातो को रोकने की कोशिश करेगा। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अजीन पार्ट 3। अब सातो को पकड़ने के लिए लोग बनाते हैं प्लान और फुल सेटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जहां तक अब उस लिस्ट की बारी है तो अब उसमें से फॉर सिक्योरिटी के सीईओ केजी के और उसकी सेक्रेटरी नेओमी ली की बारी थी। और फॉर सिक्योरिटी वाले वही हैं जिन्होंने इन डेमी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करवाना चालू किया था। अब तोसाकी वगैरह सब अच्छे से प्लान करते हैं और उन्हें बचाने के लिए वो उनके हेडक्वार्टर बिल्डिंग में जाते हैं। और तोसाकी पूरा अच्छे से सेफ्टी के लिए हर फ्लोर पर कमांडोज लगवा देता है। बिल्डिंग में सारे के सारे फ्लोर्स वो एकदम अच्छे से सिक्योर करता है। हर एक जगह सिक्योरिटी कैमरास भी लगवाता है और हजारों गार्ड्स हर फ्लोर पर तैनात थे। एक चींटी तक अंदर नहीं जा सकती, इतनी सिक्योरिटी थी। अब बाकी सब तो टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अटैक कब होने वाला है। लेकिन जो के था वो आराम से सो रहा था, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं है। फिर को उससे बात करने के लिए जाता है और फिर वो बात कर रहे थे कि तभी वो सामने दिखते तो एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा था, जो कि सातो चला रहा था। और फिर वो उसमें से गोलियां फायर करता है, जिसमें कई सारे लोग उधर मारे जाते हैं, जिसमें तोसाकी भी था। के उसे मुझसे कहता है मैं विंडो से कूदकर प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम मुझे कवर दो। लेकिन इतने में पीछे से सातो का गोश्त आकर इजुमी को पकड़कर नीचे खींच लेता है। अब के को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक फोन कॉल आता है अननोन नंबर से और वो उसे कहता है जल्दी जाओ छत पर। और वो जल्दी जाकर छत पर आता है तो सामने वाली छत पर उसका दोस्त काय खड़ा हुआ था। काय कहता है अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उस बिल्डिंग से कूद कर यहाँ पर आना होगा, जल्दी आ जाओ। के कहता है थैंक यू काय, तुम मुझे बचाने के लिए आए। और वहां से कूदने वाले ही होता है कि फिर एकदम से वो रुक जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, सातो हमें इतनी आसानी से तो नहीं मार सकता, जरूर ये एक सपना है। और फिर सातो आता है और प्लेन को उससे टकरा देता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ ड्रीम। अब उन्हें वहां रहते हुए 5 दिन हो जाते हैं और 5वें दिन हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के नीचे तनाका खड़ा था, यानी कि गेम ऑन। अब सबसे पहले वो भेजते हैं अपने वो लंगड़े वाले डेमी ह्यूमन को अंदर, जो कि असलियत में फॉर सिक्योरिटी के लिए ही काम करता था। वो अपने साथ सिगरेट और लाइटर भी लेकर आया था और उसके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड भी था, तो वो आराम से उधर एंट्री कर लेता है। अब वो अंदर जाता है और बाकी तनाका वगैरह सब बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। और हाँ, सातो उनके साथ नहीं आया था, क्योंकि वो इन इंसानों को मार मार कर थक गया था। ही इज बोर्ड। अब उसे इन्हें मारने में कोई मजा नहीं आ रहा था। अब जो लंगड़ा था वो क्या करता है, जो अंदर पेपर का ट्रैश रखा था उसमें वो लाइटर में से पेट्रोल डालता है और उसमें आग लगा देता है। अब सब डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उसने अपने गोश्त से दरवाजा लॉक कर दिया था। अब उसके बाद उस पूरे रूम में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है और वो सारे लोग दम घुटने की वजह से जाते हैं। वो लंगड़ा भी फिर मर कर जिंदा होता है और अब उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को हैक कर लेता है और तनाका और बाकी सब उससे बात कर रहे होते हैं। और अब वो भी अटैक करने के लिए अंदर घुसते हैं और बस वो गोली बरसाते हुए वो सीधा बिल्डिंग में घुसे चले जा रहे थे। और जो लंगड़ा था उसने पूरी सिक्योरिटी को हैक कर लिया था, तो वो उसका फायदा उठाकर उन तीनों को गाइड भी कर रहा था कि वो कैसे कैसे ऊपर जा सकते हैं। तभी कुछ गार्ड समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है सिक्योरिटी रूम में, इसलिए 2 गार्ड्स फिर सिक्योरिटी रूम में जाते हैं चेक करने के लिए, जहाँ पर वो लंगड़ा उन्हें ऐसे दिखाता है कि वो भी एक विक्टिम है और बेहोश होने का नाटक करता है। अब जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आते हैं उसके हाथों में तार थे, जिसके बाद वो उन दोनों को उससे शॉक दे देता है और खुद के साथ उन दोनों को ही मार देता है। फिर वो जिंदा होकर वापस
दोबारा तनाका वगैरह को गाइड करने लगता है। अब तनाका और बाकी सब एक एक फ्लोर ऊपर आ रहे थे और जिन्हें उन्हें मारना था वो थे 15th फ्लोर पर। ऊपर से वो अपने IBM का यूज करके उन सारे गार्ड्स को बुरी तरह कुचल रहे थे। अब क्या होता है कि वो गार्ड्स बनाते हैं इन्हें फंसाने के लिए एक प्लान। वो सीढ़ियों पर लोगों के साथ मिलकर एक शील्ड बनाते हैं और ट्रैंकुलाइजर गन लेकर उन्हें बेहोश करने के लिए तैयार थे। और पीछे दरवाजे पर एक और टीम थी। जैसे ही वो ऊपर आएंगे वो दोनों तरफ से उन्हें घेर लेंगे, उन्हें मार कर बेहोश कर देंगे। लेकिन वो लंगड़ा कैमरे से सब कुछ देख रहा था और वो तनाका वगैरह को पहले ही बताया था उनके प्लान के बारे में। वो जाते हैं पहले तो उस रूम में छुपे हुए बंदों को मारने के लिए। तभी तनाका पर ट्रैंकुलाइजर शूट होता है और तभी तुरंत ही उसका टीममेट उसे शूट कर देता है ताकि वो बेहोश ना हो जाए। वो ऐसे ही एक टीम की तरह काम करते हैं और उन सारे गार्ड्स को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि के भी उन गार्ड्स के बीच पड़ा होकर ये सब देख रहा था। के कहता है सातो उनके साथ नहीं आया, लगता है वो उनका बैकअप का काम कर रहा है। फिर वो तोसाकी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इन्हें भी पकड़ सकते हैं और सातो को भी बाहर बुला सकते हैं। के जाता है 10th फ्लोर पर जहाँ एक बड़ा सा फैन लगा हुआ था। उसके बाद वो अपने गोश्त को रिलीज करता है और उस फैन के वेंटिलाइजर के अंदर भेज देता है। अब सातो और बाकी सब केची और उसकी सेक्रेटरी को मारने के लिए ऊपर आ रहे थे और उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा था। अब इसके बाद जो केची होता है वो वहाँ एक सीक्रेट रूम खोलता है और उसके अंदर चला जाता है और वहाँ सब के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक हिडन रूम भी है। उसकी सेक्रेटरी डरी हुई बैठी हुई थी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में जब तनाका पकड़ा गया था तो उसके बॉस केइची ने उसकी सेक्रेटरी को जबरदस्ती इस सब में घसीटा था। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं उसके साथ, वो तो बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। अब तनाका 15th फ्लोर पर पहुंचने ही वाला होता है तभी लंगड़े वाले बंदे और उसका सिग्नल थोड़ा वीक हो जाता है और वो वॉकी टॉकी से फिर बात नहीं कर पाते। उसके बाद वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एक स्क्रीन पर के नगाई दिख रहा था। अब उसकी फट जाती है कि ये साला यहाँ क्या कर रहा है और वो तुरंत ही सातू को एक वॉइस मेल भेजता है कि के नगाई यहाँ पर है। उसके बाद उसे सेंस होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि यार ये के यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो थोड़े टाइम पहले की वीडियोस नोटिस करता है तो एक ट्रैंकुलाइजर गन हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा था। वो कहता है ये तो इसी रूम की तरफ आ रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पीछे वो गोश्त पहुंच चुका था और उसे वो ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देता है। एंड देन इजुमी और तोसाकी वहां आते। हमें दिखाया जाता है कि तोसाकी 15th फ्लोर पर पहुंच चुका था उस सेक्रेटरी को मारने के लिए और वो जाते ही उस पर गन तान देता है और रोने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो तनाका। ये देखकर तनाका हैरान हो जाता है और गोली चला ही नहीं पा रहा था। तभी पीछे वेंटिलेटर से वहां IBM के डार्क पार्टिकल्स आते हैं और उधर कमरे में पूरा फैल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तनाका समझ गया था ये के का ही काम है। अब इंसानों को तो वो IBM दिखते ही नहीं है, तो सिर्फ वो डेमी ह्यूमंस थे वो इस वक्त कुछ नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो गार्ड्स आराम से उन्हें ट्रैंकुलाइजर से शूट करके बेहोश कर देते हैं एंड सक्सेसफुली उन्होंने उन सबको पकड़ लिया था। उसके बाद वो उन सबको नैप रूम में सुला देते हैं। के भी आराम से लेटा हुआ था 10th फ्लोर पर ही और उसने सबसे कह दिया था कि चौकन्ने रहना क्योंकि सातो अब कभी भी आ सकता है और वो इन सब से ज्यादा खतरनाक है। अब के सोच रहा था कि वो सातो को भी इसी टेक्निक से पकड़ लेगा क्योंकि वो भी तो इसी रास्ते से आएगा ना, और कोई रास्ता तो है ही नहीं, उड़ के तो नहीं आ जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सातो को उस लंगड़े का वॉइस मेल मिलता है कि के नगाई भी इधर है और अब वो एक्साइटेड हो जाता है। के को भी ये बात बता थी कि वो इसके लिए यहाँ जरूर आएगा और वो जाता है और अपना एक हाथ काट लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉर सिक्योरिटी के बंदों ने अपने खाने के लिए चिकन विंग्स मंगाए हुए थे जो कि चेक होकर ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो प्लेट में डालते हैं तो उसमें एक अलग सा पीस भी था जो कि एक इंसान के हाथ जैसा लग रहा था और फिर एकदम से ही वो हाथ से सातो पूरा रीजनरेट होकर वहां आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने ये कैसे किया। अब हमें थोड़े वक्त पहले की चीज दिखाई जाती है कि सातो अपना हाथ काटने के बाद वो एक आदमी के पास जाता है जिसके पास एक मशीन थी जिसमें लकड़ियों का चूरा बनता था। वो उधर जाता और खुद उस मशीन के अंदर चला जाता और अपनी बॉडी का चूरा बना देता। अब उसने ऐसा इसलिए किया, अब क्या है ना, जैसे कि डेमी ह्यूमंस का अगर हाथ कट जाए और वो हाथ दूर है कहीं तो वो उसे दोबारा फिक्स नहीं करते बल्कि उसकी जगह एक दूसरा हाथ रीजनरेट कर लेते हैं। और दूसरा ये भी है कि डेमी ह्यूमंस की बॉडी का जो सबसे बड़ा पार्ट बचा होगा चाहे वो कोई सा भी हो वो उसे रीजनरेट कर जिंदा हो जाएंगे। अब उसने अपना हाथ तो पहले ही पैक कर भिजवा दिया था। अब उसे रीजनरेट होने के लिए वो अपनी इस बॉडी का पूरा चूरमा बनवा देता है और वहां फिर वो जाकर रीजनरेट हो जाता है। समझे? वैसे आई एम शॉक कि ये बंदा कितना
पागल है भाई। चाहे ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं, लेकिन दर्द भाई इन्हें उतना ही होता है। सिर्फ अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए इसने इतना ज्यादा दर्द भी झेल लिया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सातो सीधा जिंदा होकर आता है 10th फ्लोर पर के पास, और फिर वो वहाँ एक धमाका कर देता है जिसमें वो उनका वो वेंटिलेटर फैन भी ब्लास्ट हो जाता है। ये सोच रहा था कि इस साले को पता कैसे चल गया कि मैं इसका यूज कर रहा था अपने प्लान में, और अब वो इसके बिना अपने गोश्त को ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं भेज सकता था। अब साथ हो जाता एक एक करके सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे 15th फ्लोर की तरफ बढ़े जा रहा था। लेकिन फिर वहां 10th फ्लोर पर के नोटिस करता है कि उसका असली प्लान उसके फैन वेंटिलेटर को उड़ाना नहीं था, बल्कि वहां जो जनरेटर लगा हुआ था उसे उड़ाने का था। अब उसके बाद सातो जाकर मेन सप्लाई काट देता और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, सारे कैमरा सब कुछ बंद हो जाता है। और अब जनरेटर भी खराब था तो लाइट तो आ ही नहीं सकती थी। अब पूरी बिल्डिंग में अंधेरा करके सातो जाता है, एक बंदे से मिलता है जो कि उन्हीं का बंदा था, उन्होंने सीक्रेटली वहां भेजा था। वो उसे कहता है कि गार्ड्स को गुमराह करो और मेरी गलत लोकेशन के बारे में बताओ। उसके बाद सातो जाता है और अंधेरा का फायदा उठाकर वो सारे गार्ड्स को आराम से मार देता है, और 11th फ्लोर के नैप रूम में जाकर वो तनाका को उठा देता है। और जब तनाका उसे बताने की कोशिश करता है कि के का असली में प्लान क्या है, तो वो उसे चुप कर देता है और कहता है मुझे मत बताओ कुछ भी, मैं कुछ अभी जानना नहीं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे रोकने के लिए क्या करते हैं। देख रहे हो इसे पकड़े जाने का डर नहीं है, इसे इस बात का डर है कि कहीं ये स्पॉइल ना कर दे इसका थ्रिल। अब दूसरी तरफ जब तनाका वहां से निकलता है तो के और को भी वहां उस वक्त पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसे एनकाउंटर में वो गोली मार देता है जो कि को लग जाती है। फिर वो थोड़ी देर रुक कर सोचते हैं कि अब हमें उस पर अटैक करना चाहिए, और जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाते हैं वो अपने गोश्त से उन पर अटैक कर देता है। को भी उसको पकड़कर भिड़ जाता है, लेकिन इसका फायदा उठाकर तनाका वहां से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ तो साकी इजुमी को भेजता है तनाका को पकड़ने के लिए, एंड देन वो दोनों स्टेयरकेस पर मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सातो भी 15th फ्लोर पर पहुंच चुका था, और इसीलिए वहां सारे गार्ड्स पहले ही खड़े हुए थे उसे शूट करने के लिए। और इधर हमें दिखता है कि सातो कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो क्या करता है, अपना हाथ एक टेप से वहां एक पाइप में बांध देता है, उसके बाद अपना हाथ ड्रिल मशीन से काटता है जो कि बहुत दर्दनाक होगा, और फिर उसके बाद वो आगे आकर खुले में शूट करने लगता है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग आराम से कवर लेकर उसे शूट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब मरने के बाद उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज हिट होती हैं और उसका हाथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां टेप से बंधा हुआ है। उसकी बॉडी खुद का खुद खिंचते हुए वहां चली जाती है, और तब तक ये लोग उसे कवर से हटकर उसे मारने के लिए आगे आ रहे थे, और बस वो यही चाहता था। जैसे वो जिंदा होता है वो उन्हें आराम से शूट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तनाका और इजुमी का क्लैश होता है। तनाका उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया? उन्होंने मुझे 10 साल तक उस लैब में रखा और मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए, हर एक दिन मेरे लिए जहन्नुम जैसा था, और तुमने क्या किया? तुम बस उन्हें बाहर खड़ी होकर उन्हें सिर्फ देख रही थी ये करते हुए। यू आर ऑल्सो डेमी ह्यूमन। तुम्हें पता है ना इसमें कितना दर्द होता है। अब ये सुनने के बाद भाई मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तनाका को 10 साल तक उस लैब में रखा गया था। 10 साल भाई, इतने में तो कोई भी बंदा ऐसा बन जाएगा। और इसी के साथ फिर तनाका अपने गोश्त को लड़ने के लिए निकालता है। इजुमी उससे आराम से लड़ रही होती है और उस ट्रैंकुलाइजर से उसे शूट कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो उसके पास में जाती है उसका गोश्त दोबारा से उस पर अटैक कर देता है पीछे से, और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि उसकी जो वेस्ट थी उसने उसे ट्रैंकुलाइजर से बचा लिया था। अब इसके बाद वो अपने गोश्त को भी बुलाती है उससे लड़ने के लिए, और फिर इन दोनों के गोश्त कोलैप्स भी होते हैं, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे की मेमोरीज भी दिखती हैं। तनाका मौका देखकर उस पर ट्रैंकुलाइजर शूट कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और फिर उसे हथकड़ी से वहां लॉक करके चला जाता है। और दूसरी तरफ सातो वहां उसे मारने के लिए पहुंच ही गया था। वहां ऊपर 3-4 ऑफिसर्स थे जिनसे वो लड़ता है, और वो काफी तगड़े थे। वो उसे बार बार ट्रैंकुलाइजर से हिट कर रहे थे, लेकिन वो बार बार मर कर जिंदा हो रहा था। लेकिन फिर वो सब एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। एक बंदा उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और एक बंदा सामने आकर हाथों को शूट कर देता है और उसकी गन को गिरा देता है, और तीसरा बंदा आकर उसे पीछे से ट्रैंकुलाइजर से हिट कर देता है। सातो कहता है यू गॉट मी। शिट यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने मुझे ये यूज करना पड़ेगा। और फिर वो अपना IBM निकाल देता, और लेकिन तभी फायर स्प्रिंकलर चल जाता और वो वहीं रुक जाता। तो साकी कहता है पावर दोबारा आ चुकी है। अब उन्होंने आखिरकार सातो को भी पकड़ लिया था। तो कैसा लग रहा है ये वाला पार्ट? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, जाकर फॉलो करो। अब उसके बाद वो बंदे उसकी पट्टी करने लगते हैं कि कहीं ये
खून बहने की वजह से मर ना जाए। लेकिन फिर जो उसका IBM था वो हो जाता है ऑटो पर सेट, क्योंकि इस वक्त सातों मरा नहीं है बल्कि अभी बेहोश है, जिंदा है। एंड देन अब वो उन पर हमला कर देता है और एक बंदे को तो बुरी तरह चीर कर उसका मुंह फाड़ देता है। दूसरे बंदे को मुंह में फंसा कर वो नीचे अंदर स्विमिंग पूल में ले जाता है और फिर उसे मार कर वो ऊपर आता है। लेकिन जो तीसरा बंदा था वो उस पर हमला नहीं करता। सातों ने उसे इतना स्मार्टली ट्रेन किया था जिसके बाद वो बिना किसी कमांड के भी उस सिचुएशन को समझता है और सातों पर हमला करके उसे मार देता है, ताकि इसके बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है और उसे शूट करने वाला ही था कि तभी वहां के और को आ जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो उन सब को आराम से पेल कर अंदर घुस जाता है जहाँ की CEO केची के बैठा हुआ था। अब वो उससे टीवी पर बात करता है और वो उससे कहता है कंग्रेचुलेशन, तुम यहाँ तक आ गए, बट तुम कभी भी मेरे इस सीक्रेट रूम तक नहीं पहुंच पाओगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट सातो बीइंग टू स्मार्ट वो एनालाइज कर लेता कि वो सीक्रेट रूम इसी वॉल के पीछे, और वो पता नहीं कैसे लेकिन वो साइड की दीवार में छेद कर देता है और वहां से गन निकाल कर उसका भेजा उड़ा देता है। अब जब तक के वगैरह वहां होश में आकर आते हैं, वो वहां से केची को मार कर जा चुका था उस सेक्रेटरी को मारने के लिए। दूसरी तरफ तनाका उस सेक्रेटरी के पास आता है और उसे लग रहा था कि अब तो वो गई, लेकिन तनाका उल्टा उसे बचाता है और उसे वहां से ले जाता है। आई थिंक तनाका भी समझ गया था कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ में दिखता है कि तनाका की भी एक सॉफ्ट साइड है, लेकिन तभी पीछे से तनाका पर सातो शूट करता है। सातो कहता है अरे यार सॉरी यार तनाका, मुझे लगा कोई पुलिस वाला है जो इसे निकाल रहा है। तनाका कहता है इसे शूट मत करो, इसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। अब वहाँ माहौल काफी गर्म हो जाता है। सातो कहता है ओके अगर तुम कहते हो, और फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है चलो तब तक मैं थोड़ा के नगाई से ही थोड़े पंगे ले लेता हूँ। फिर सातो जाता है अनाउंस रूम में और फिर माइक पर अनाउंस करके बोलता है कि मैं 15th फ्लोर पर ही हूँ, कि अगर तुम में दम है तो मुझसे मिलने आओ, मुझे बस तुम्हारा एक बार सर करना है, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। फिर मिस्टर हिरासावा कहते हैं तुम्हें इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हिरासावा के साथ के और को छत की तरफ जाते हैं, लेकिन वो छत लॉक थी और वो काफी मजबूत दरवाजा था, इसलिए वो टूट भी नहीं सकता था। ये कहता है इसे खोलने का बस एक ही तरीका है, मैं अपने हाथों की मदद से इसमें 2 छेद करूंगा। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हाथों से कैसे छेद करेगा इसमें। वो बताता है कि सातो ने भी यही टेक्निक यूज की थी CEO केची को मारने के लिए। सातो ने उस दीवार में पता है छेद कैसे किया था, तो उसने क्या किया, अपना हाथ काट के कहीं दूर फेंक दिया। उसके बाद वो वहां गया उस वॉल के पीछे और अपने आप को शूट कर लिया, जिसके बाद उसकी हीलिंग पावर एक्टिवेट हो गई। और जब वो उसके हाथ को रीजनरेट कर रही थी तो उसने उस हाथ को उस वॉल पर लगा दिया। अब क्या है कि जिस वक्त डेमी ह्यूमन रीजनरेट होते हैं तो उस वक्त वो एक डार्क पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और जो भी ऑब्स्टिकल उसके बीच में आता है वो उसे चीरते हुए वो उसके आर पार हो जाते हैं, यानी कि वो हाथ रीजनरेट करने के लिए सामने वाली चीज को भी हटा देंगे। और बस ऐसे ही के अपना हाथ कटवा कर उस डोर को खोल देता है। मिस्टर हिरासावा कहता है अब तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, यू आर आवर लास्ट होप। अब ऐसा करो तुम यहाँ बिल्डिंग से कूद जाओ। अब को बिना टाइम गवाए सीधा वहां से कूद जाता है। के कहता है लेकिन आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे मिस्टर हिरासावा, सातो आपको मार देगा। मिस्टर हिरासावा कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा निकलना यहाँ से जरूरी है। तई सातो वहां आ जाता है आरी लेकर। हिरासावा कहता है जाओ जल्दी यहाँ से कूद जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। के कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, आप मारे जाओगे। उसके बाद हिरासावा पे कोई और चॉइस नहीं थी, वो खुद उसे शूट कर देता है और के नीचे गिर जाता है। और फिर सातो और उसके बीच एक हैंड कॉम्बैट क्लैश होता है। अभी भी के नीचे गिरा नहीं था, वो बीच में ही बिल्डिंग में लटक रहा था और इतने ही टाइम में वो अपना IBM रिलीज करता है और उसे ऊपर भेजता है और खुद नीचे चला जाता है। लेकिन जब तक उसका IBM ऊपर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सातो हिरासावा को मार चुका था। अब उसका गोश्त सातो को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो भागकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और कहता है अब सीधा 3rd वेव के लिए मिलते हैं। के अब हमें दिखाया जाता है जब नीचे के उठता है जिंदा होकर तो वो देखता है कि वहाँ कई सारे रिपोर्टर्स पहले ही आ चुके थे और वो न्यूज पर इस वक्त लाइव आ रहा था। कहीं वहाँ कई सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी को एक न्यूज चैनल की गाड़ी वहाँ ले आता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद काफी आगे जाकर वो दोनों रुकते हैं। ये कहता है अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, यहाँ कोई ना हो, मुझे अब शांति से जीना है। और फिर उसकी और को की काफी बहस हो जाती है, लेकिन के उसकी बात नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि शायद मुझे जाने से पहले एक बार मॉम को फोन करना चाहिए। अब एक स्टूड बूथ से वो अपनी माँ को फोन लगाता है, लेकिन उसे ये फिक्र थी कि कहीं उसकी माँ का फोन भी टैप ना कर रखा हो, इसलिए वो हॉस्पिटल में फोन लगाता है। उसे पता था
कि इस वक्त उसकी माँ हॉस्पिटल में उसकी बहन को देखने के लिए गई होंगी। अब उसकी माँ फोन उठाती है, वो कहता है माँ मैं बोल रहा हूँ कि, और उसकी माँ काफी कैजुअली कहती है अब क्या चाहिए, अब क्यों फोन किया तुमने। के सोचता है यार ये तो इस सिचुएशन में वैसी बात कर रही है, शी नेवर चेंज। वो कहता है बस मैं सोचा आपसे एक बार बात कर लूं क्योंकि मैं यहाँ से फिर दूर जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी न्यूज आ रही थी अभी टीवी चैनल पर, क्या तुम उस बंदे सातू का साथ दे रहे हो। वो कहता है नहीं माँ वो गलत कह रहे हैं लोग। कहती है फिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट, अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो अभी छोड़ दो। वो कहता है हाँ मुझे पता है मैंने छोड़ दिया। वो कहती है वैसे भी तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है हाँ वही डिसाइड किया है मैंने, अब मैं यही करने वाला हूँ। अब उसकी माँ फोन रख कर उसकी बहन को बताती है कि उसके भाई का फोन आया था। वो फिर कहती है कि मुझ पर ही गया, लेकिन कभी कभी अंदर से वो थोड़ा बहुत अपने पिता जैसा भी है जो दूसरों की फिक्र करता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है बेस्ट ऑप्शन तो है उसका कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उसे वो यहाँ से नहीं जाने वाला। और जैसा उसकी माँ कहती है वैसा ही होता है कि अपना इरादा दोबारा चेंज कर देता है और वो वहां से नहीं जाता। और मैं कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ तुसाकी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, लेकिन फिर वो कहती है मैं अभी नहीं कर सकती शादी, पहले मुझे अपने माँ बाप का लोन चुकाना। वो कहता है तो वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। वो कहती है नहीं मैं नहीं चाहती दूसरे लोग ये सोचें कि मैंने तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की है। वो कहता है ठीक है। फिर वो उससे ये भी कहती है मुझसे वादा करो अगर कुछ भी होता है आगे फ्यूचर में तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ तुसाकी अपनी फियांसे के साथ बैठा हुआ था और वो कहता है जब तुम वापस होश में आओगी तो तुम मुझ पर काफी गुस्सा करने वाली हो क्योंकि मैंने हमारा वादा तोड़ा है। और वो हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा था तभी वहाँ उसे तुकाबे मिलता है। तुसाकी कहता है क्यों आए हो तुम यहाँ। वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी पोस्ट चाहिए। वो कहता है वैसे भी इसमें अब कुछ नहीं बचा है। सुकाबे कहता है कोई नहीं मुझे चलेगा और तुम फिक्र मत करो, जब ये सारी सिचुएशन ठंडी हो जाएगी तब मैं अपना एक नया एरा बनाऊंगा। दिखाया जाता है एक ऑफिसर जिस पर सातों के गोश्त ने अटैक किया था वो जिंदा था और उसे फिर होश आता है हॉस्पिटल में। और अब हमें दिखाया जाता है सातू का पास्ट, जब उसने अपने वेतवान वाले मिशन पर अपनी लात गवा दी थी। उसके बाद उसे आर्मी ने रिटायर कर दिया था और रिटायर होने के बाद अब उसे वीडियो गेम्स का चस्का चढ़ गया था और रोजाना गेम सेंटर जाकर वीडियो गेम्स खेलता था। तभी एक दिन उसका अंकल उसे मिलने आता। वो उसे बताता है तुम्हें याद नहीं होगा कि मैं कौन हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने बचपन से ही मुझे तुमसे दूर रखा। मैं हूँ तुम्हारा अंकल। वैसे मुझे सुनने में आया है कि तुम अब आर्मी से रिटायर हो गए हो, तो अब क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। हमारा बिजनेस थोड़ा रिस्की जरूर है बट तुम एकदम परफेक्ट मैच हो उसके लिए। वो कहता है मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, देखो अब तो मेरी लात भी नहीं है। वो कहता है बट यू हैव अ एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बंदों को ट्रेन करो और इसीलिए तुम्हें हमारे साथ एक दूसरी कंट्री चलना पड़ेगा। सातों कहता है ओह सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अभी पैकमैन गेम का एक नया वर्जन आने वाला है, मुझे उसे खेलना है। तभी उसमें से एक बंदा कहता है जिस कंट्री में पैकमैन बना है हम उधर ही जाने वाले हैं। वो कहता है अब तुमने कुछ इंटरेस्टिंग कहा ना, वैसे ये कौन सा देश है। वो कहता है जापान। एंड वो उनके साथ वहां जाता है और कुछ महीने वहां रहता है। लेकिन तभी एक दिन वहां उनके अड्डे पर उनके एनिमीज उन पर एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं और गोलियों से सबको छल्ली कर देते हैं। लेकिन सातों बच जाता, वो उन सबको मारने लगता है और एक टांग होने के बावजूद वो उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन उस चक्कर में उसका गेम टूट जाता है। उसके बाद वो उन सारे एनिमी गैंग से लड़ता है लगभग 5 साल तक और उस दौरान वो उनके हजारों बंदों को मारता है। लेकिन एक दिन वो जैसे तैसे उसे पकड़ ही लेते हैं। वो बंदा पूछता है तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं उस गेम में हाई स्कोर बना पाता। He died. But वो दोबारा जिंदा हो जाता है। तुरंत ही उस बंदे को शूट कर देता है जिसने उसे शूट करा था। सातो बिल्कुल हैरान था, उसे लग रहा था कि उसका गेम तो ओवर हो चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर किसी ने दोबारा कॉइन डाल दिया है और गेम रीस्टार्ट हो गया। एंड देन फिर वो उन सबको खत्म कर देता है और यहाँ उसने सबसे पहली बार अपनी डेमी ह्यूमंस की पावर एक्सपीरियंस की थी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सातो थर्ड वेव की तैयारी कर रहा था जो कि इसकी लास्ट स्टेज होने वाली थी और इसके होने के बाद वो इस कंट्री पर खुद राज करेगा। वो अपने आदमियों के साथ इस फाइनल स्टेज की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन तभी तनाका उठता है और उनसे कहता है देखो अब आगे के प्लान में और ज्यादा कोई खून खराबा नहीं होगा, बस बहुत हो गया। अब सातो उसे समझाता और उसे कहता है ठीक है तनाका जैसे तुम कहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सातो के ये फर्स्ट इम्पैक्ट और सेकंड इम्पैक्ट के बाद गवर्नमेंट डेमी ह्यूमंस के और ज्यादा खिलाफ हो गई थी और जितने भी उन्होंने प्रोटेक्शन रूल बनाए थे उनके लिए
वो सब भी वो वापस ले लेती है। एंड नाउ डेमी ह्यूमंस इज अ थ्रेट टू द कंट्री। अब सातो ने अपने साथ दूसरे डेमी ह्यूमंस के भी लगा दिए थे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोसाकी पर अपनी पोस्ट की पावर नहीं थी, कोई आदमी, कोई गार्ड्स, कुछ नहीं था, सिर्फ उस पर इजुमी थी। और फिर वहाँ को भी आ जाता। देन कुछ देर बाद वहाँ के भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो कहता है मैंने सोचा बहुत, एंड हमें इस मादर सातो को खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हम डेमी ह्यूमंस को चैन से रहने नहीं देगा। तो साकी उन्हें बताया था कि गवर्नमेंट ने सातो के साथ एक मीटिंग रखी है जो कि अब से 19 घंटे बाद होगी। ये कहता है यही मौका है हमारे पास उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो जरूर यहीं से अपनी थर्ड वेव चालू करेगा। अब कुछ भी हो जाए यही हमारा लास्ट चांस है, अब हमें उसे हराना ही पड़ेगा। हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है के का कि जब वो पैदा हुआ था तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, देन वो दोबारा जिंदा हो जाता है, यानी कि उसकी पावर्स बचपन से ही एक्टिवेट हो गई थी। अब वो सब तैयार हो जाते हैं सातो को रोकने के लिए भी, और फिर उन्हें ओगुरु भी ज्वाइन करता है। अब जो एक और ऑफिसर था जो बच गया था वो इनका साथ नहीं देने वाला था, वो रिटायर होकर कहीं दूर जाने वाला था शांति की जिंदगी जीने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो इरादा चेंज कर देता है। अब मीटिंग जो रखी गई थी वो इरुमा सिटी में थी जहां असल में के का घर था। उसी शहर में वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ और पहली बार मरा भी। अब हमें दिखाया जाता है कि इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी और सातो की टीम निकलती है मीटिंग में आने के लिए। अब मीटिंग वाली लोकेशन में तोसाकी और बाकी सब वहां पहुंचते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि वो एक सिविक जिम्नेजियम था, लाइक अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब तोसाकी अंदर कैमरा से नजर रख रहा था सारी सिचुएशन पर, और के और को बाहर से नजर रख रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है, लेकिन उसमें से सिर्फ तनाका निकलता है। एंड दे वर ऑल शॉक कि सातो क्यों नहीं आया यहाँ। के कहता है सातो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा है, उसने जरूर कुछ और बड़ा प्लान कर रखा है। और अब उन सब की फट रही थी कि अब क्या करने वाला है सातो। और ये पार्ट खत्म हो जाता है। तुम कमेंट में बताना तुम्हें क्या लगता है कि सातो इस फाइनल वेव में क्या करने वाला है। प्लेन क्रैशिंग और एक बिल्डिंग को तो उड़ा ही चुका है, तो अब इससे बड़ा क्या करने वाला है वो। ये भी बताना कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा, शुड वी कंटिन्यू और नॉट। और अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आ रही है तो ऐसी दूसरी भी मांगास है जो मैंने कवर कर रखी है, जिनकी प्लेलिस्ट यहाँ आ रही है और तुम क्लिक कर देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।